Namaskar and welcome to Curiously Education. I hope you all are doing good. You're watching Current Affairs Analysis. दोस्तों आज हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लेट मी गिव यू ए ब्रीफ अबाउट दिस सीरीज. ये सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है? इट विल हेल्प यू विथ दीज 3 थिंग्स. क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल आपकी एनहेंस होगी, एग्जामिनेशन में आपको एक एज मिलेगी और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को काफ़ी सिंपल तरीके से समझते हैं. इसी के साथ साथ टारगेट ऑडियंस की बात करूँ तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही इस सीरीज को डिज़ाइन किया गया है. राइट नाउ डियर फ्रेंड्स, देयर आर नो अलर्ट्स इन द सेंस के फॉर एग्जांपल संडे को ये लेक्चर जो है वो डिलीवर नहीं होगा. राइट सो अगर कोई ऐसे फ्यूचर में अलर्ट्स हैं देन आई विल गिव यू इन द अलर्ट सेक्शन. तो 5 टॉपिक हैं. नंबर 1 जो है इट्स अबाउट इसरो. एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है. ब्रेक थ्रू शब्द का मतलब होता है कोई नया इनोवेशन, कोई नई चीज इसरो ने अचीव की है. क्या है ये चीज? इसको कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन रीइग्निशन. रीइग्निशन का मतलब है कि आपने इंजन जो है उसको बंद किया, फिर से आपने उसको स्टार्ट किया, तो रीइग्नाइट किया. और ये क्रायोजेनिक इंजन के साथ हमने किया है, इसरो ने किया है. तो प्रश्न मेंस एग्जामिनेशन का ऐसा हो सकता है कि इसरो ने अभी ये जो ब्रेक थ्रू किया है ना क्रायोजेनिक इंजन में, तो ये भारत का जो स्पेस एम्बिशन या फिर एम्बिशंस हैं तो उसको कैसे रीडिफाइन करता है. तो चलिए क्रायोजेनिक इंजन क्या है, क्रायोजेनिक साइंस क्या है, बेसिक से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे इसरो के अचीवमेंट को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी. क्रायोजेनिक साइंस जो है दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो बहुत ही लो, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स के साथ जुड़ा हुआ जो साइंस है उसको क्रायोजेनिक साइंस कहते हैं. टिपिकली अगर आप देखें तो -153 डिग्री सेल्सियस से कम की जो रेंज है या फिर कम टेम्परेचर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो है उसको हम क्रायोजेनिक साइंस कहते हैं. और -153 डिग्री सेल्सियस जो है ये एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट भी है. ओके, अब रॉकेटरी में इसका इस्तेमाल होता है फ्यूल के लिए. क्रायोजेनिक फ्यूल्स जो हैं इसका इस्तेमाल होता है. क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रॉकेटरी में क्रायोजेनिक फ्यूल्स के लिए किया जाता है. और जो गैसेस हैं उनको लिक्विफाइड किया जाता है, गैसेस को लिक्विफाइड किया जाता है अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स पर. और जब आप रॉकेट की बात करेंगे, जब इसरो के फ्यूल की बात आती है तो फ्यूल शब्द का इस्तेमाल कम होता है, प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल होता है. तो प्रोपेलेंट्स इज बेसिकली फ्यूल, आप ये समझ लीजिए. ओके, नाउ क्रायोजेनिक में लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है. -253 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है और ऑक्सीजन है उसको लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है. -183 डिग्री सेल्सियस में इसको स्टोर किया जाता है फ्यूल टैंक में. तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है. कंबशन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है और लिक्विड हाइड्रोजन जो है इट वर्क्स एज अ फ्यूल. 7 फरवरी को इसरो ने ये CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ये हमारा CE यानी कि क्रायोजेनिक इंजन 20, याद रखने के लिए काफ़ी इजी है नंबर CE-20. तो 7 फेब को इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, इसको रीइग्नाइट किया गया, बंद किया गया, फिर स्टार्ट किया गया. तो इस प्रकार की प्रोसेस जो है वो की गई है. और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ये चीज़ हमने इंडिजीनियसली डेवलप की है. टेक्नोलॉजिकली ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमने इंडिजीनियसली डेवलप की है. क्रायोजेनिक इंजन जो है इसका इस्तेमाल डीप स्पेस मिशंस में, डीप स्पेस का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो स्पेस मिशंस होते हैं उसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है. और इसके साथ साथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चेस में भी इसका इस्तेमाल होता है. और जनरली ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल रॉकेट लॉन्च में नहीं किया जाता, लेकिन जो एडवांस स्टेज है, एक बार स्पेस में रॉकेट चला गया तो उसके बाद क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है. मिड फ्लाइट रीस्टार्ट कंडीशन, ये सारी चीज़ें जो है वो अभी ग्राउंड लेवल पर की गई हैं. स्टेप बाय स्टेप दूसरे ट्रायल्स किए जाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स में इसका डिप्लॉयमेंट जो है उसके बाद किया जाएगा. डियर फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का इस्तेमाल ही क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है इट इज़ अ वेरी लाइट वेट फ्यूल, राइट. और स्पेस ट्रैवल के लिए और लार्जर पेलोड्स का मतलब होता है कि अगर आपको कोई हेवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं तो इसके लिए
ये जो हाइड्रोजन है इट वर्क्स एज अ वेरी वेरी आइडियल, वेरी गुड फ्यूल फॉर स्पेस मिशंस। बहुत कम देशों के पास ये क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना, इन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी थी। अब हमारे पास भी इंडिजीनियसली हमने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। जैसे मैंने बताया कि ये इंजन जो हैं ये इनिशियल लॉन्च के लिए सूटेबल नहीं है, इनको स्पेस में ही यूज़ किया जाता है। अब कुछ इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो 1990s में इसरो जो है वो जापान के साथ डिस्कशन कर रहा था कि आप हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी दीजिए, हम आपसे खरीदना चाहते हैं, इंजन खरीदना चाहते हैं, नॉलेज चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। सेम चीज़ हम यूएस के साथ भी कर रहे थे, लेकिन जापान और यूएसए की टेक्नोलॉजी और इंजन्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। फिर हम गए सोवियत यूनियन के पास। याद रखिए मैं बात कर रहा हूँ 1990s और अर्ली लेट 1980s और 1990s की ये बातें हैं। एज यू नो कि एक बार कॉल किया और फिर टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी, बहुत सारे नेगोशिएशंस चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, तो सालों तक ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रही। अब सोवियत यूनियन ने ये ऑफर किया कि उनका जो KVD-1 इंजन है वो भारत को देंगे और नॉलेज भी ट्रांसफ़र करेंगे और इनका कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम था। अब हुआ ऐसा, 1991 में सोवियत यूनियन जो है ये कोलैप्स हो गया और फिर रशिया का जन्म हुआ और यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया रशिया पर कि आप भारत को ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, क्योंकि उससे पहले भारत ने एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। तो यूएसए जो है यहाँ पर आप, इट वॉज लाइक ए वेरी हिपोक्रेटिकल थिंग ऑफ यूएसए। क्यों पता है? क्योंकि यूएसए ये कह रहा था कि रशिया अगर ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भारत को देगा तो भारत इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ समय पहले ही, ये जब बात उन्होंने रशिया को की ना, उसके कुछ हफ्तों पहले ही यूएसए जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी भारत को बेचने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी तो भारत ने कहा कि वी डोंट वांट टू बाय फ्रॉम यू। इवेंचुअली ऐसा हुआ कि रशिया ने हमें 6 KVD-1 इंजन्स जो हैं वो दिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है ये नहीं हो पाया क्योंकि यूएसए ने कुछ सैंक्शंस लगाए थे बिकॉज ऑफ पोखरण टेस्ट और ये सारी चीज़ें हुई। अब भारत ने जो ये इंजन डिज़ाइन किया है ना CE-20, इट्स नॉट ए रेप्लिका, इट्स नॉट कि हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की है, ऐसा नहीं है। ये स्क्रैच से हमने बनाया है, क्योंकि हमारा जो CE-20 है ये गैस जनरेटर साइकिल इंजन है और रशिया का जो है इट इज़ स्टेज्ड कंबशन डिज़ाइन। तो इसमें टेक्निकल बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो भारत का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है CE-20, इसरो का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और हमारे पास जो ये CE-20 है, तो LVM-3 लॉन्च व्हीकल जब हमने GSAT-19 लॉन्च किए थे 2017 में, उस समय पर ये बहुत बड़ी खबर थी। और चंद्रयान-2 में, चंद्रयान-3 में और आने वाले समय में गगनयान में भी ये जो रीइग्निशन की कैपेबिलिटी हमने अचीव की है तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। फ्यूचर के इंटरप्लैनेटरी मिशंस में भी इसका इस्तेमाल होगा। और इतने सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद भी भारत ने ये डेवलप किया है, तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि सेल्फ रिलायंस में, आत्मनिर्भरता में हम काफ़ी बड़े लीप्स कर रहे हैं। सो एज यू नो, जो क्वेश्चन से हमने शुरुआत की थी उसका आंसर आपको मिल गया ना, कि ये जो भारत के जो भी स्पेस मिशंस हैं, जो भी हमारे एम्बिशंस हैं, उसमें ये CE-20 इंजन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? नाउ डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा टॉपिक जो हम सबके दिल के बहुत ही करीब हैं, बहुत इमोशनली हम इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, राइट? पोस्ट पुलवामा का जो अटैक हुआ। अब देखिए पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड internal reforms in addressing the threat of proxy wars post पुलवामा अटैक जब हमारे देश पर हुआ, उसके बाद भारत ने क्या क्या बड़े बड़े बदलाव किए। ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर का मतलब ये होता है कि ओपन वॉर नहीं है, भारत और पाकिस्तान युद्ध नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? रेडिकलाइजेशन के माध्यम से, टेररिज्म के माध्यम से, राइट, भारत को कॉन्स्टेंटली बिजी रखने की कोशिश करता है। और जब भी टेररिज्म की बात आती है तो वो कहते हैं कि भाई हम खुद पीड़ित हैं, लेकिन वी ऑल नो, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है इट इज़ लाइक ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट्स एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो ये पुलवामा अटैक के बाद भारत ने डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री वाइज और इंटरनल रिफॉर्म्स बहुत सारे किए हैं ताकि हम प्रॉक्सी वॉर के थ्रेट्स को
लड़ सके। तो इसका एनालिसिस करना है हमें, राइट। 14 फरवरी 2019 की बात है दोस्तों। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कि एक मीन्स इट्स गोइंग टू बी एनिवर्सरी ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, पुलवामा अटैक जो हुआ। तो आज समझ लीजिए इसके कितने लगभग 5-6 साल हो गए, राइट। तो हमारा कॉन्वॉय जा रहा था। इसकी डिटेल्स आपको पता है, आई एम श्योर आपने इसके साथ जुड़ी हुई फिल्में भी देखी हैं, करंट अफेयर्स के बारे में भी आप जानते हैं पुलवामा। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय पर हमारे 40 हमारे देश के जो सिपाही हैं, हमारे ब्रेव हार्ट्स जो हैं, उनकी हत्या की गई बाय दिस टेररिस्ट अटैक, राइट। उसके बाद भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी इमोशनली चार्ज्ड थी। भारत की सरकार जो है उसका भी जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, एक लंबे समय तक हमारे ऊपर अटैक होते रहे, हम जो है बातचीत के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब इस अटैक के बाद जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है उसको भारत सरकार ने रीथिंक किया। और उस समय पर पीएम मोदी साहब ने ये एक बयान दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने एक प्रकार की, आप समझ लीजिए, शपथ ली थी कि टेररिस्ट हैव मेड ए बिग मिस्टेक एंड विल पे ए हैवी प्राइज। और हुआ ऐसा ही, राइट। पाकिस्तान का ये जो प्रॉक्सी वॉर है उसको हमने बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से उसके बाद से देखना स्टार्ट किया है। यू नो इट वेरी वेल, राइट, के भारत के जो चैलेंजेस उस समय के थे, तो काफ़ी जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हुआ करते थे। बहुत सारे देश ऐसा कहते थे कि इट्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, या आप दोनों देशों के बीच के इश्यूज एंड थिंग्स। लेकिन भारत एक लंबे समय से यूएसए, यूके, इन सारे देशों को कहता आया है कि भाई देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है, दिस इज़ टेररिज्म एंड थिंग्स। लेकिन वो मानते ही नहीं थे। लेकिन 911 जब हुआ यूएसए में, उसके बाद यूएसए को पता चला कि दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। भारत इतने सालों से हमें बताते आ रहा है और हमने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया। उसके बाद पूरी दुनिया ने 911 के बाद, क्योंकि यूएसए पर अटैक हुआ था, इतना बड़ा अटैक हुआ था, तो यूएसए ने काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज कर दी इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग टेररिज्म। तो फिर उसके बाद भारत जो है उस पर भी, इसकी पाकिस्तान पर बेसिकली काफ़ी एक प्रेशर जनरेट होने लगा। और भारत जो है उसने भी अपनी स्ट्रेटजी जो है चेंज करने की कोशिश की। लेकिन ये जो मुंबई अटैक हुआ उसके बाद भी चीज़ें जो हैं दे वर नॉट एज गुड। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब से मोदी सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब मोदी साहब पीएम बने तो एक नई वेव आई थी और एक नई एनर्जी के साथ सरकार ने काम करना जो है वो स्टार्ट किया। और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। हमारे यहाँ पर इंटेलिजेंस गैप्स काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। आई स्टिल रिमेंबर, पहले जो था वो ऐसा इश्यू था कि रॉ जो है हमारी, वो हमारी आईबी को इन्फॉर्मेशन देगी, फिर आईबी जो है ये इन्फॉर्मेशन पास करती थी, तो बहुत वक्त लग जाता था। रॉ कहेगी कि भाई 2 दिनों के बाद अटैक होने वाला है, फिर ये डेटा एनालाइज होगा, आईबी के पास जाएगा, आईबी पुलिस को या फिर जो फोर्सेस हैं उनको प्रोवाइड, तब तक अटैक हो जाता था। ऐसी सिचुएशन थी। इंटेलिजेंस के काफ़ी ज़्यादा गैप्स थे, लीगल हर्डल्स थे। ये सारी चीज़ें जो हैं भारत के खिलाफ, और प्रोपोगेंडा भी चल रहा था भारत के खिलाफ। तो ये सारे अलग अलग चैलेंजेस जो हैं वो भारत फेस कर रहा था। लेकिन पोस्ट 2014 भारत ने एक असर्टिव स्टैंस जो हैं वो लिया। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में फिर सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो हमने कंडक्ट की। एंड एज यू नो कि इस पर एक ऋतिक रोशन की फिल्म भी आई थी, फाइटर इसका नाम है। तो बालाकोट पाकिस्तान में जो जेईएम का कैंप था उस पर हमने एयर स्ट्राइक कंडक्ट की। और 1971 के बाद पहली बार भारत ने ये जो एयर पावर है उसका इस्तेमाल किया था। और पाकिस्तान को और दुनिया को क्लियर सिग्नल मिल गया कि भारत की अब स्ट्रेटजी जो है वो पहले जैसी नहीं होगी। अगर आप हमारे घर में आएंगे देन वी विल गिव यू रन फॉर योर मनी। और फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, डॉग फाइट हुई। और हम सब जानते हैं कि हमारे जो अभिनंदन वर्तमान साहब हैं तो उनको कैप्चर किया गया। और इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी था। भारत ने एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली बहुत ही अच्छी गेम खेली। यूएई ने, यूएसए ने, दुनिया के दूसरे देशों ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि पाकिस्तान को, अभिनंदन साहब जो हैं उनको हमारे मीन्स फिर से उनको हमारे देश को हैंड ओवर करना पड़ा। तो ये सारी बातें आप जानते हैं। इसी के साथ साथ लॉ की बात करें तो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, 35A को एब्रोगेट किया गया।
और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो चला गया, यूनियन टेरिटरी में उसको कन्वर्ट किया गया। उसके बाद के अभी इलेक्शंस हुए, स्टिल JNK इज़ ए यूटी, लेकिन वहाँ पर अब चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ पर इलेक्शंस हुए। तो सिक्योरिटी वाइज भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, गवर्नेंस को इम्प्रूव किया गया, टेरर फंडिंग को अटैक किया गया, और रेडिकलाइजेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर में उसको भी काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया गया है। अभी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए हैं, चैलेंजेस आर स्टिल देयर। टेररिज्म की जो टैक्टिक्स हैं वो इवॉल्व होती रहती हैं। लोन वुल्फ अटैक, पहले बड़ी बड़ी गैंग्स के द्वारा ये चीज़ें ऑपरेट की जाती थी, बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स हुआ करते थे। अब क्या कर रहे हैं वो, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन चल रहा है, तो लोन वुल्फ अटैक, अकेला एक बंदा आएगा जिसको कहता है ना कि वो सुसाइड बॉम्बर टाइप, कि उसको पता ही है कि वो मिशन वन वे टिकट है उसकी, वो मिशन के लिए जाएगा और फिर वापस जिंदा नहीं आएगा। तो इस प्रकार के अटैक्स जो हैं वो भी काफ़ी अब नई चीज़ें, दुनिया के अलग अलग देशों में जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं तो उसमें लोन वुल्फ स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अभी हमें एडवांस्ड इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, अभी भी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और रीजनल कोऑपरेशन, अलग अलग जो क्षेत्र के देश हैं उनकी एजेंसीज के साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। मीन्स वी आर डूइंग दैट, लेकिन स्टिल अभी उसमें बहुत बड़ा रास्ता हमें काटना है। और जैसे इज़राइल और USA हार्ड पावर का इस्तेमाल करते हैं, इज़राइल बिलीव्स इन दिस थिंग कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। मतलब यह है कि आप पर अगर कोई अटैक करने के बारे में सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो आप वो अटैक करने आए तब नहीं, आपको इंटेलिजेंस मिली, आप अटैक कर दीजिए, आप उसको खत्म कर दीजिए। दिस इज द बिगेस्ट डिफेंस। तो इस प्रकार के हार्ड पावर ऑप्शंस को भी हमें टेबल पर रखने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ वी हैव टू मेक श्योर, हम एक मैच्योरिंग डेमोक्रेसी है, राइट। हमारा देश ऐसा कोई तानाशाह तो है नहीं, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हमारे पर कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी चीज़ें हैं। तो ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज़, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू कीप ए बैलेंस। काउंटर टेररिज्म इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन उसी के साथ साथ ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ का भी ध्यान रखना है। और पुलवामा जो है, इट्स डेफिनेटली ए टर्निंग पॉइंट। इसके बाद भारत ने काफ़ी सारे मल्टी डायमेंशनल चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं, राइट। सो यस, द रोड अहेड इज़ चैलेंजिंग, लेकिन एडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और ऐसे ही आगे बढ़ा है हमारा देश भारत। तो अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आई एम श्योर क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक ऑफ द डे। इट्स अबाउट, पीछे बैकग्राउंड में आपको फ्लैग नजर आ रहे हैं ना, दिस इज ए फ्लैग ऑफ, ये तो हमारे देश का है, दिस वन इज फ्रांस का फ्लैग है ये। और रशिया और फ्रांस के फ्लैग्स के कलर जो है वो आइडेंटिकल, नियरली सेम है, लेकिन एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, तो थोड़ा ये डिफरेंस है, इसको आप देख लीजिएगा, राइट। नाउ यहां पर देखिए, क्वेश्चन है, हाउ डस इंडिया फ्रांस कोलैबोरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस रीडिफाइन देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों देशों के बीच में जो AI और डिफेंस को लेकर कोलैबोरेशन हो रहा है या फिर है, तो ये कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रीडिफाइन कर रहा है। चलिए दोस्तों, मोदी साहब की विजिट के बारे में बात करते हैं। वो फ्रांस की यात्रा पर गए और वहां पर 3 चीज़ों को लेकर दोनों देशों ने काफ़ी कोऑपरेशन की बात की। नंबर 1 इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहाँ पर क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट हुई थी, पेरिस AI समिट 2025। दूसरी चीज़, डिफेंस को लेकर डिस्कशन हुई है और हिस्टोरिकल कोऑपरेशन पर भी बात हुई है। अब फ्रांस की यहाँ पर बात आई है, तो लेट मी क्विकली शो यू द मैप ऑफ फ्रांस। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये है फ्रांस, पेरिस यहाँ पर है। ये मर्सेल्स जो हैं, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर पड़ता है ये, ठीक, दिस इज मर्सेल्स। और यहाँ पर इंग्लिश चैनल हैं, स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ पर हैं, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, इटली, और साउथ में अगर आप आएंगे तो अंडोरा है, फिर स्पेन है। तो इन सारे देशों के साथ एक लैंड बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर आपको एटलांटिक ओशियन, बे ऑफ बिस्के, और यहाँ पर आपको ये मोनाको हैं, फ्रेंच रिवियरा, और ये सारी चीज़ें, मेडिटेरेनियन सी जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये कुछ मैप के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, राइट। कुछ नदियाँ हैं, उनको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी की शुरुआत की है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप क्या कीजिए, ये जो वीडियो है इसको यहाँ पर पॉज कीजिए और इसको थोड़ा गिव लाइक 5 मिनट्स टू दिस मैप। अगर आपने कभी फ्रांस को मैप पर या फिर लंबे समय से नहीं देखा है तो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिए, छोटी छोटी डिटेल्स को देखिए कि नॉर्थ सी कहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, राइट। ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। फिर आजू बाजू के देश जो हैं, बेल्जियम, तो उसका कैपिटल क्या है उसको देख लीजिए, स्विट्जरलैंड के कैपिटल को देख लीजिए, एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है यहाँ पर, ओके।
तो ये चीज़ें आपको, दो चीज़ें ध्यान में रखनी, एक तो है ये पेरिस एंड द सेकेंड वन इज मर्सेल। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर पॉइंट्स। तो एआई समिट, जैसे मैंने आपको बताया, इसको को होस्ट किया मैक्रोन और मोदी साहब ने, और इसका जो मेन फोकस था दैट वाज एथिकल एआई डिप्लॉयमेंट। एआई का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें इसका एथिकल इस्तेमाल हो। और इस समिट में एक करंट एआई प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ये एक पार्टनरशिप है इंडिया और फ्रांस के बीच में, और इसमें $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इसमें जो डेटा बेसेस हैं, सॉफ्टवेयर हैं और जो टूल्स हैं, तो ट्रस्टेड एआई एक्टर्स जो हैं उनको ओपन सोर्स एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है, इसका मेन लक्ष्य यही है कि ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं उनको फेस किया जा सके, जैसे कि हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो कैसे हम एआई के माध्यम से इसको अचीव कर सकते हैं। नाउ डिफेंस की बात करें, पे अटेंशन हियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है। फ्रांस जो है वो ये सोच रहा है कि भारत की ये जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है वो फ्रांस खरीदना चाहता है। इसके बारे में सोच रहा है फ्रांस। अभी तक क्या था, हम बड़ी बड़ी चीज़ें फ्रांस से खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल रफाल फाइटर जेट। तो जो देश फाइटर जेट्स बना रहा है वो इतना एडवांस है, वो अब भारत से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है, दैट इज पिनाका। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए कि हमारा एक बहुत बड़ा जो सप्लायर है, आर्म्स का मेजर सप्लायर देश जो है, वो अब भारत से चीज़ें खरीद रहा है। अभी क्या था कि हमने दूसरे देशों को कुछ सिस्टम्स, ब्रह्मोस जो है वो हमने दूसरे देशों को सप्लाई की, फॉर एग्जांपल फिलीपाइंस को, राइट। तो यहाँ पर अब हम एक मीन्स फिलीपाइंस इज नॉट ए बिग सप्लायर, लेकिन अब हम फ्रांस जैसे सप्लायर को बेच रहे हैं, तो दिस इज a major shift in defense dynamic, right? इसकी रेंज जो है पिनाका की, तो इट इज़ 90 किलोमीटर। और फ्रेंच का एक डेलीगेशन यहाँ पर आया था, तो उनको हमने टेस्ट करके दिखाई, तो काफ़ी एक पॉजिटिव फीडबैक जो है वो मिला है। इसी के साथ साथ एक सिमेंट्री है मर्सेल में, तो वहाँ पर मोदी साहब जो हैं वो गए, और वहाँ पर उन्होंने जो इंडियन सोल्जर्स हैं तो उनको ट्रिब्यूट पे किया। वर्ल्ड वॉर 2 के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर, तो एज यू कैन सी दिस इज़ द प्लेस, राइट। ये मर्सेल्स में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्रोन साहब, हमारे मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पर गए हैं। सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल कोऑपरेशन, राइट। और हिस्टोरिकल टाइज और सेक्रीफाइसेस जो हैं दोनों देशों ने जो दिए हैं, तो इन सारी चीज़ों से रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसी के साथ मर्सेल में भारत ने अपना पहला कॉन्सुलेट इनोग्यूरेट किया है। मोदी साहब ने इनोग्यूरेट किया, तो इससे क्या हो गया, वहाँ पर रहने वाले जो इंडियंस हैं उनको काउंसुलर सर्विसेज और कल्चरल एक्सचेंज इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इसके साथ दोनों देशों ने होराइजन 2047 रोड मैप, दोनों देशों का एक लक्ष्य है कि इंडिया फ्रांस के रिलेशंस जो हैं, तो उसका टारगेट है होराइजन 2047 रोड मैप। तो इसको रिव्यू किया है, और ये रोड मैप जो है इसके 3 मेजर पिलर्स जो हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, ठीक है। तो ये जो विजिट है, इससे ऑफ कोर्स फ्रांस मीन्स भारत ने और फ्रांस ने दोनों ने एक प्रकार का इशारा किया है, एक कमिटमेंट जो है वो एक्सप्रेस किया कि दोनों जो है वो रिलेशनशिप को और ज़्यादा डीपर ले जाना चाहते हैं, राइट। सो फार सो गुड। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द 4th टॉपिक ऑफ द डे। Critically examine the gap between intuitive and formal learning in India's education system and its implications for the national education policy. Education is a very, very important topic for competitive examination. हर साल मेंस एग्जामिनेशन में आपको एजुकेशन के साथ जुड़े हुए प्रश्न जो हैं वो पढ़ने को मिलते ही हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि अब सारी चीज़ें, जो बदलाव हम करना चाहते हैं उसकी डिस्कशंस हम करते ही जाए, तो बॉटम जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, उसका रूट जो है क्या है, एजुकेशन। प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन अगर नागरिक को दी जाए, बच्चों को दी जाए जो फ्यूचर के सिटीजन्स हैं, तो जो बदलाव हम करना चाहते हैं वो एजुकेशन से हो सकता है। और एजुकेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बड़ी बड़ी डिग्रीज हम सबके पास आ जाए। इट्स नॉट, एजुकेशन इज़ नॉट दैट। एजुकेशन का मतलब होता है सेल्फ लर्निंग। हमारी ऐसी कैपेसिटी हो जाए कि हम खुद चीज़ों को सीखें, हम क्यूरियस बने, हमें चीज़ों में दिलचस्पी पैदा हो। अलग अलग चीज़ें जो हैं, हमारा कुदरत ने जो हमें दिमाग दिया है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, उसकी जो कैपेसिटी है, मीन्स हम इसको नाप ही नहीं सकते, इतनी ताकत हमें दी है। लेकिन हम सब, इंक्लूडिंग मी, हम सब जो हैं इसका बहुत ही एक बहुत कम यूटिलाइजेशन इसका हम करते हैं।
तो राइट एजुकेशन से समाज को, देश को बदला जा सकता है, और सिर्फ देश को ही नहीं, दुनिया जो है उसको हमें बदलनी है, उसको और अच्छी दुनिया बनानी है, तो एजुकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है दोस्तों एजुकेशन पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसका मेन जो एम्फेसिस है वो किस बात पर एनईपी जोर दे रहा है। अभी तक क्या था, रट्टू पोपट हम कहते हैं ना, रोट मेमोराइजेशन, एक लंबे समय तक यही इसका ही ज़माना चला कि इंटेलिजेंस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था कि आपका आईक्यू स्कोर कितना है। लेकिन अब रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि ज़्यादा आईक्यू होने से इतना कोई फ़ायदा नहीं है। आईक्यू इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टुडे इज़ ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट। आपकी जो कहते हैं ना कि इमोशन, अगेन GS4 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इमोशन प्लस लॉजिक, ये दोनों चीज़ों का जो व्यक्ति बैलेंस कर सके, राइट, आप समझ लीजिए वो इंसान जो है वो पढ़ा लिखा है, भले उसके पास फॉर्मल एजुकेशन हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। इमोशंस और लॉजिक, ये दोनों चीज़ों का बैलेंस, दिस इज समथिंग दैट वी वांट, ये होना चाहिए। और रोट मेमोराइजेशन से क्या होता है? कुछ नहीं। आज ज़माना है रोट मेमोराइजेशन का नहीं है। आज इंफॉर्मेशन के लिए आपको चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। सबके पास स्मार्टफोन है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो डेटा चाहिए, आपके फिंगर टिप पर अवेलेबल है। आज जो चीज़ें रिक्वायर, और हमेशा से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रही है, दैट इज़ नॉलेज, समझ सकती जिसको हम कहते हैं, राइट, हमारी समझ। तो एनईपी भी इस बात पर एम्फेसाइज कर रहा है कि इंटरैक्टिव लर्निंग हो ताकि रोट मेमोराइजेशन ना हो, लोग जो हैं वो चीज़ों को समझे, स्टूडेंट्स जो हैं वो चीज़ों को समझे। और जो गोल है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को ऐसे तैयार करें कि जो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं उनको वो कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर सके। दैट्स व्हाट वी वांट। और जो नोबल विनर है ना, अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो, इनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उनकी एक स्टडी ने लर्निंग स्टाइल्स में एक बहुत बड़ा गैप जो है वो फाइंड किया है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं जो मार्केट में काम करते हैं, हमने देखा है ना, मीन्स मार्केट में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, जो स्कूल नहीं जा पाते, उनका अगर आप देखेंगे देन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी के प्रैक्टिकल मैथ में वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्लासरूम में जो एरिथमेटिक है तो ये वो चीज़ नहीं कर पाते। मीन्स आप अगर स्कूल जाने वाले बच्चों को देखेंगे तो वो एकेडमिक मैथ में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड आप कहीं पर वो किराने की दुकान पर जाएंगे और किसी ने कहा कि 77 रुपीज़ उन्होंने 100 की नोट दी, तो फिर वो ऐसे बैठ कर गिनेंगे कि कितने रुपए मुझे वापस लेने हैं। लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो रोड पर काम कर रहे हैं या फिर मजदूरी कर रहे हैं, तो वो मैथ्स में काफ़ी अच्छे हैं। एकेडमिक मैथ्स में वो कच्चे हैं, लेकिन ये जो मार्केट का मैथ्स है, प्रैक्टिकल मैथ में अच्छे हैं। और हमारे जो स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं तो वो एकेडमिक मैथ में अच्छे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड के कैलकुलेशंस में वो कमज़ोर आ रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो ग्लोबल चैलेंज अभी जो हैं वो खास करके लो इनकम कंट्रीज, हमारे देश के, हमारे जैसे देश के और दूसरे देश है, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका एक्सेट्रा, नेपाल, तो ऐसे जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स जो हैं तो मैथ्स को लेकर उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रीट वेंडर का काम, बच्चे जो हैं वो स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल विच इज़ अनफॉर्चुनेट। और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आया है 2024 का, तो उसमें एरिथमेटिक लेवल में कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अब धीरे धीरे उनका इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, राइट। 16 से लेकर 14 की एज के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं तो उनका प्रोग्रेस देखने को मिला है। लेकिन वे सारे बच्चे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो उनको भी थोड़ी फॉर्मल एजुकेशन मिल जाए, इस दिशा में सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, लोकल लीडर्स को और इसी के साथ साथ समाज को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। मैंने कई बार ये चीज़ बताई है, पास्ट में भी ये चीज़ कई बार डिस्कस की है मैंने, कि सबसे बड़ी ताकत अगर किसी देश के पास है तो दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। आप इसको ह्यूमन रिसोर्स भी कह सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा कोई रिसोर्स है ही नहीं।
बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इंसानों ने क्रिएट की है, लेकिन कुदरत ने इंसानों को बनाया है। और इंसानों का जो दिमाग है, अभी हम बात कर रहे थे, तो वंस यू ट्रेन ए पर्सन, उसके बाद वो फॉर एवर मीन्स, दैट्स वाई आई हेविली प्रमोट सेल्फ डेवलपमेंट। मैं मोटिवेशन का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। मोटिवेशन इज ऊपर ऊपर की चीज़ है, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट जो है इट इज़ सेल्फ लर्निंग, इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। इसलिए आपने देखा होगा मेरा जो दूसरा कंटेंट है वो सेल्फ डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। कुछ चीज़ें आपको शायद थोड़ी मोटिवेटिंग लगे, इट्स गुड, आई एम नॉट अगेंस्ट मोटिवेशन, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन इज़ नॉट इनफ, वो उतना काम नहीं करता। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो हमें हमेशा के लिए बदल देता है। हमारी जो ताकत है उसको अनलॉक करने का काम जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट का सब्जेक्ट करता है। तो वी नीड टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंट्यूटिव एंड फॉर्मल लर्निंग, एंड दिस इज द की टू सक्सेस, राइट। छोटा सा येट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमारा फेवरेट पड़ोसी देश पाकिस्तान। Critically examine the political instability in Pakistan post 2024 elections and its implications for democracy. पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए राइट लास्ट ईयर, 1 साल हो गया है, और इलेक्शंस काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे, रिगिंग और ये सारी चीज़ों का एलिगेशन लगा। इमरान खान जो हैं उनको 3 केसेस में सेंटेंस किया गया है, और पीटीआई जो पाकिस्तान मीन्स ये इमरान खान की जो पार्टी है, तो इसका इलेक्शन सिंबल जो है वो भी चला गया है। और पीटीआई के सपोर्टर्स ने काफ़ी बड़ी तादाद में पीटीआई को सपोर्ट किया, वोट किया, और खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है उनका, जो स्टेट है, तो वहाँ पर उनकी सरकार भी, उनकी फेडरल सीट्स काफ़ी हुई और उनकी सरकार की भी स्थापना हुई है। पाकिस्तान का मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट। आई एम श्योर यू नो द मैप ऑफ पाकिस्तान, लेकिन स्टिल भी फिर भी आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पर कई बार जो है बहुत सारे अलग अलग मैप्स में ये वाला पोर्शन जो है, इंडिया का पोर्शन जो है, जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन जो है, तो वो पाकिस्तान में दिखाया जाता है। बहुत कम ऐसे मैप्स मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली। मुझे इस बात की हमेशा से कंप्लेन रही है कि हमारी सरकार जो है वो मैप्स को लेकर उतना स्टैंड नहीं लेती है। हमारी मीडिया जो है वो स्टैंड नहीं लेती। आप गूगल कीजिएगा इंडिया का मैप या फिर वर्ल्ड मैप, तो आप देखेंगे कि हमेशा ये गलती देखने को मिलती है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है एजुकेटर्स के लिए जो भी मैप्स को डिस्प्ले करते हैं, तो राइट मैप को ढूंढना। तो ये रहा खैबर पख्तूनख्वा राइट प्रोविंस। तो दोस्तों 1 साल हो चुका है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आज भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अभी भी देखने को नहीं मिला। इमरान खान इज़ इन जेल, और पीटीआई और सरकार के बीच में जो डायलॉग है वो ख़त्म हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब की सरकार जो है वो धीरे धीरे करके पावर कंसोलिडेट करती जा रही है, यानी कि जो सरकार है वो और ज़्यादा पावर ग्रैब करती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़े हुए, जुडिशरी के साथ जुड़े हुए बदलाव किया, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, तो सरकार के पास काफ़ी सारे पावर्स आ चुके हैं। बेल आउट से उनकी सरकार चल रही है। फिलहाल पाकिस्तान जो है उसको एक IMF का बेल आउट मिला, तो इकोनॉमी अभी डायरेक्टली थ्रेट में नहीं है, राइट, इमीडिएट डेंजर नहीं है, लेकिन स्टिल वी कैन नॉट से इट इज़ इन अ वेरी गुड कंडीशन। ऑफ कोर्स इट इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन। और जो एक शब्द इस्तेमाल होता है एस्टैब्लिशमेंट, व्हाट इज़ एस्टैब्लिशमेंट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, इसका मतलब है पाकिस्तान की आर्मी सबसे ताकतवर है, और आर्मी की सब्स्टिट्यूट या फिर उसकी डेप्यूटी, उसकी जो एक कहते हैं ना हम असिस्टेंट जो हैं, तो दैट इज़ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ISI। आर्मी और ISI जो हैं इसको द एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है। यही देश को चलाते हैं, और आज भी जिस ऑथोरिटेरियनिज्म की वजह से वहाँ पर जिस ऑथोरिटेरियनिज्म से देश को चलाया जा रहा है, तो इससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, नाउ द क्वेश्चन इज कि वहाँ पर डेमोक्रेसी क्या थी। एक समय था चीज़ें अच्छी हुआ करती थी, लेकिन पिछले कई दशकों से चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में डेंजरस होती जा रही है। इट्स वेरी डेंजरस फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि ऐसी तानाशाही जो हैं उसके पास एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, रिमेंबर। तो ऐसी ऑथोरिटेरियन रेजीम के पास डायरेक्ट न्यूक्लियर का एक्सेस है, तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। पाकिस्तान में इस प्रकार की इंस्टेबिलिटी, लोग कहें कि इट्स ए गुड थिंग, लेकिन इट्स नॉट गुड थिंग फॉर आवर कंट्री। आप सारी चीज़ें बदल सकते हैं, आप पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। यू कैन नॉट चेंज। आप ऐसा मैप से उठाकर पाकिस्तान को कहीं पर नहीं भेज सकते, तो हमारी भलाई तो इसी में है कि हमारे लिए अच्छा वही है कि पाकिस्तान स्टेबल रहे, तो दैट इज़ गुड फॉर आवर कंट्री। फ्यूचर इलेक्शंस जो हैं, तो अब उसमें भी इसी प्रकार के चैलेंज, क्योंकि जो अपोजिशन या फिर जो इमरान खान है, इज़ वेरी पॉपुलर
राइट. आई एम नॉट सेइंग ही इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग ही इज़ बैड, लेकिन इज़ वेरी पॉपुलर. तो वहाँ की जो सरकारें हैं, तो वहाँ के जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ही इज़ इन जेल. लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग जो है, इट इज़ मीन्स जब तक ये चीज़ें नहीं होगी, आप एक ही पार्टी का, सी द केस ऑफ बांग्लादेश, वहाँ पर क्या हो रहा है, वैसे ही सिचुएशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है. अफगानिस्तान के साथ एक काफ़ी अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, राइट. तालिबान को सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें थी. लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी चैलेंजेस हो रहे हैं. अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट सेफ हेवन है, तो ये पूरी रीजनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है. पाकिस्तान को इसका अभी जो चीज़ें वो कर रहे थे ना, उनका स्वाद उनको ही चखना पड़ रहा है. टीटीपी और दाइश जो हैं, आइसिस का नाम है दाइश, तो पाकिस्तान के यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने यह कहा कि हमें टीटीपी और दाइश के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए. एक समय पर इनको पालने का काम पाकिस्तान ने किया है, और अफगान तालिबान जो हैं, अब ये पाकिस्तान के कंसर्न्स को इग्नोर कर रही है कि वी डोंट केयर अबाउट योर कंसर्न्स. इस प्रकार की सिचुएशन है. पास्ट की गवर्नमेंट प्रो तालिबान पॉलिसीज अपनाती थी, अभी गवर्नमेंट जो है इसकी पॉलिसीज रिवर्स है व्हेन इट कम्स टू तालिबान पॉलिसीज. जो लोग इस प्रकार के, इफ यू प्ले विद द फायर, दिस इज व्हाट विल हैपन. और जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की बात आती है ना, तो इसमें चाइना जैसा देश जो बड़े बड़े पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बचा लेता है. आज भले ही उनको अच्छा लग रहा है, आज भले ही ये चीज़ें उन अपने हित के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन रिमेंबर माई वर्ड्स, फ्यूचर में एक दिन आएगा व्हेन दे विल बी मीन्स उनकी हालत बहुत ख़राब होगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ जो कहते हैं ना, जो खड्डा खोदने का काम करता है वही उसमें गिरता है. ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के साथ हो रही है. फ्यूचर में विल सी विद दिस चाइना एज वेल. बट एनीवेज, सो ये थे हमारे 5 टॉपिक्स, एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.